वो सुबह जल्दी उठ गई थी और नाश्ते वगैरह का एहतमाम करके खुद वॉशरूम में घुस गई। जब इसने नासिर को उठाया तो नाश्ता टेबल पर लग चुका था और वो नक्शा साथ तैयार हुई किसी और ही दुनिया की लग रही थी। खूबसूरत वो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से हल्की सी तैयारी ने इसे 4 चांद लगा दिए थे। नासिर ने इसे जी भर कर देखा और अपनी किस्मत पर नाज किया कि इसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। नाश्ते से फारिग होकर वो तैयार हुआ और इसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर जमशेद के ऑफिस छोड़ता हुआ खुद अपनी ऑफिस निकल गया। वो अकेली ऑफिस में घूम फिर कर जायज़ा ले रही थी कि थोड़ी देर में ही जमशेद वहाँ पहुँच गया। आपने तो शाम को नहीं आना था। वो जमशेद की कुर्सी पर बैठी जाने किन ख्यालात में खोई हुई थी कि जमशेद दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। बैठी रहो, यहाँ बैठी अच्छी लग रही हो। इसने उठने की कोशिश की तो जमशेद ने इसे हाथ के इशारे से बैठा रहने को कहा। मैं ऑफिस जा रहा था कि सोचा तुम आ गई हो। अब फारिग तो बैठने से रही, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अहम फाइल्स तुमको बता देता हूँ। इनको इनके नाम से अलमारी में लगा देना ताकि मैं शाम को आकर इनको आसानी से पढ़ सकूँ। जमशेद ने इसे जी भर कर देखते हुए कहा तो वो अपनी नज़रें झुका गई। तुम्हें चाय बनानी आती है? जमशेद धीमे लहजे में बोला तो एकदम से कुर्सी से खड़ी हो गई। जी जी सर, सब कुछ आता है। आपके लिए बनाऊँ? वो मुहज़्ज़ब लहजे में बोली तो जमशेद सर हिला कर रह गया। अपने लिए भी बना लेना, मुझे अकेले चाय पीने की आदत नहीं है। वो इसे कहता हुआ वहीं बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी हुई थी। कुर्सी में मौजूद गर्माहट इसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। सर, वो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं चाय की। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में वापस आई तो वो आंखें बंद किए बैठा था। इसकी बात पर एकदम हड़बड़ा कर उठ गया। हाँ अच्छा आओ, मैं बताता हूँ कहाँ पड़ा है सारा सामान। इसे साथ लिए वो फिर से छोटे से किचन में चला आया और कैबिनेट खोलकर इसमें से चीनी, पत्ती और खुश्क दूध निकालने लगा। इस मुख्तसर सी जगह पर इसे शाजिया की महक बहुत तेज़ महसूस रही थी, लेकिन वो जल्दी का कायल नहीं था, इसलिए इसे चीज़ें पकड़ाकर फ़ौरन से बाहर निकल आया। थोड़ी देर में वो चाय बनाकर ले आई थी और इसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर अपना कप हाथ में पकड़ लिया। किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो या कोई काम समझ में ना आए तो फ़ौरन मुझे कॉल करनी है, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। वो इसे समझाते हुए बोला तो वो सर हिला गई। और हाँ, चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। जमशेद हल्का से मुस्कुराते हुए बोला तो वो खुशी से झूम उठी। इसके बॉस की हल्की सी तारीफ ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया था। अपनी चाय जल्दी से ख़त्म करके जमशेद ऑफिस से निकल गया और वो इसका दिया गया काम खुश असलूबी से करने लगी। फिर इसे पता ही न चला कि कब शाम हो गई और जब जमशेद दोबारा आया तो वो अपना काम तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी। वेल डन शाजिया, तुमने प्रूफ किया कि तुम एक मेहनती लड़की हो। मुझे अच्छा लगा तुम्हारी जिम्मेदारी से अपना काम करना। वो इसकी तारीफ़ करते हुए बोला तो वो नज़रें झुका गई। नासिर भी बस आने वाला होगा, घंटे तक इसने पहुंच जाना है। तब तक मुझे चाय भी पिलाओ और अपने बारे में बताओ। जमशेद बोला तो वो ताबेदारी से उठकर किचन में चली आई और चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। फिर जब तक उन्होंने चाय पी वो जमशेद को अपने बारे में बताती रही और जमशेद इसे अपने घर के बारे में बताता रहा। जब नासिर आया तो इनकी गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी थी और वो नासिर के साथ घर आने के लिए निकल गई। वो हौंक बना कभी हाथ में पकड़े कागज़ के टुकड़े को देखता तो कभी सामने चारपाई पर पड़ी प्राइस बाउंड की लिस्ट को। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये हो क्या गया है। इसे तो परवेज़ साहब ने सारे बॉन्ड्स एक साथ दिए थे और इसने वो सब अपनी जेब में डाले थे। फिर ये कैसे जेब में पड़ा रह गया? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अलहदा नहीं किया था, फिर ये कैसे रह गया? हाँ, जब मैं फ़ोटोकॉपी करवाने बैंक से बाहर आया था तो इसी जेब से मैंने पैसे ज़रूर निकाले थे जिसमें बॉन्ड्स पड़े थे। वो खुद से सरगोशी करते हुए बोला। अभी तक वो हैरत के झटके से संभल नहीं पाया था और इसे एक अजीब सी खुशी का भी एहसास हो रहा था कि इसके 25,000 बच गए, वरना वो तो शौक भी मना बैठा था। इसने एक नज़र बाहर डाली तो जन्नत बीबी को गायब पाया। शायद वो इसके लिए चाय बना रही थी। इसने कपड़ों का गोला बनाया और इन्हें सहन में ढेर करके वापस कमरे में चला आया। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसने बॉन्ड साइड पर मौजूद टेबल पर रखा और दोनों हाथों से सर थाम कर बेड पर ही बैठ गया। थोड़ी देर में जन्नत बीबी चाय की प्याली थामी चली आई और इसे कप पकड़ाते हुए गौर से देखा। काफ़ी थके हुए लग रहे हो, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लो, मैं रात के खाने पर तुम्हें जगा दूंगी। वो इसे प्यार से देखते हुए बोली तो वो महज सर हिला कर रह गया। वो दोबारा से बाहर निकल गई और इसके गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डालने लगी। इसने एक नज़र अपनी अम्मा को काम करते देखा और फिर चाय का कप रख कर बॉन्ड उठा लिया। थोड़ी देर इसको देखता रहा और फिर सारे पड़े हुए इनामी बॉन्ड्स की लिस्ट उठा ली। ज़रा सी देर में इसने सारे नंबर मैच कर लिए, लेकिन इसका कोई नाम नहीं निकला था। इसने बेदिली से लिस्ट का गोला बनाकर दरवाजे की तरफ उछाल दिया और चाय का कप उठाकर सिप लेने लगा। हाय रे किस्मत, एक इनाम निकल आता तो मैं कोई छोटी मोटी दुकान ही डाल लेता। 25,000 वाले बॉन्ड का आखिरी इनाम भी 3,12,000 का होता है। गरीब आदमी की सोच भी इसी तरह कम हैसियत की होती है, इसलिए इसका दिमाग भी आखिरी इनाम की तरफ ही गया था। अचानक से वो उछल पड़ा
इसने दूसरे और पहले इनाम का नंबर तो देखा ही नहीं था। वो फ़ौरन चाय का कप मेज़ पर रखता, दोबारा खड़ा हुआ और जाकर लिस्ट उठा लाया। दूसरा इनाम देखा तो मायूसी हुई, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र पहले इनाम वाले बॉन्ड के नंबर पर पड़ी, इसका दिल बैठना शुरू हो गया। एक एक करके जब छठा नंबर भी बॉन्ड से मैच हो गया तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि यूं अचानक बैठे बिठाए वो रोडपति से करोड़पति बन जाएगा। हाँ, वो करोड़पति बन चुका था, पूरे 5 करोड़ का मालिक। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ था, इन सब के पीछे अल्लाह की लाजवाल मुसलत शामिल थी। इसका तकदीर से शिकवा गुनाह होना और बार बार अल्लाह से अपने गरीब होने की शिकायत करने की दुआ सुन ली गई थी। और फिर जब अल्लाह नजर करम करता है तो सारे शिकवे शिकायतों का मदावा एक झटके से ही कर देता है। इसे भी जब तक यकीन आया तो चाय ठंडी हो चली थी और वह वहीं पसीने में नहाया बैठा था। इस अनहोनी के हो जाने पर वो हैरान रह गया। इसके पूरे वजूद में एक लर्जिश सी थी और हाथ कांप रहे थे। इसने कपकपाते हाथों से बॉन्ड और लिस्ट टेबल पर रखी और वजू करने गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। जन्नत बीबी इसे यूँ अंदर बाहर जाता देख रही थी। सारे काम छोड़कर वो इसके कमरे में आई तो वो जाए नमाज बिछाए नवाफिल अदा कर रहा था। वो इसे हैरत से देखती रही, चारपाई के कोने पर टिक गई। इसने सलाम फेरा और दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लिए। जन्नत बीबी की अपनी हालत इसे देखे हुए गैर होने लगी। क्या हुआ मेरे बच्चे, ये तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? सब खैर तो है ना? और ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? जब इसने दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरे तो एकदम से कई सवालात कर गईं। मैं शुक्राने की नफल अदा कर रहा हूँ अम्मा जान, अब सब खैर ही होगी और ये आंसू खुशी के हैं। इसने मुस्कुराते हुए जन्नत बीबी को देखा और सीधा इनके पास आकर इनकी गोद में अपना सर रख लिया। कुछ मुझे भी तो पता चले कि आज ये शुक्राने के नफल क्यों अदा किए जा रहे हैं और खैर वाली क्या बात हो गई? उन्होंने इसके सर में हाथ फेरते हुए पूछा। अम्मा, तुमने बहुत देख लिया बुरा टाइम, बहुत मुश्किल हालात में हमने जैसे गुजारा किया ये तुम जानती हो, या मैं जिसकी तालीम का साल सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो गया कि मेरे पास पैसे और सिफारिश नहीं थी। लेकिन देखो अल्लाह ने हमारी कैसी सुनी, सारे दुखों का मदावा एक ही झटके में कर दिया। वो धीमे लहजे में बोला तो जन्नत बीबी को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। अरे क्या बोले जा रहा है लड़के, तेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, तो सो जा, थोड़ी देर में खाने का कुछ करती हूँ। जन्नत बीबी उलझन में पड़ गई थी, इसलिए इसकी बातों को ना समझते हुए वहाँ से उठने लगी। अम्मा मेरी बात तो सुनो ना। इसने जन्नत बीबी के हाथ को थाम कर इन्हें जाने से रोका और अपने सामने बिठाकर इसे इस अनहोनी के बारे में बताने लगा जो इन दोनों की किस्मत बदल गई थी। हुरैन कॉलेज पहुंची तो इसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि आगे क्या मामलात होने वाले हैं। इसलिए वो शब्बीर को अपने साथ लाई थी, जो पार्किंग में इसकी गाड़ी में बैठा इसके इशारे का मुंतज़िर था। लेकिन इसने शर्त यही रखी थी कि इस मामले का जमील साहब को पता न चले, वरना मसला बहुत बढ़ जाना है और फिर इसके हाथ में कुछ भी न रहता, क्योंकि जमील साहब इसके मामले में बहुत जज्बाती थे। पार्किंग से वो सीधा अपनी क्लास में आई और वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जल्द या बदेर कासिम इसके पीछे क्लास में ज़रूर आएगा। इसने अपना बैग रखा और डेस्क पर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट रखकर इंतज़ार करने लगी। इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जब कासिम दंदनाता हुआ क्लास में दाखिल हुआ, साफ पता लग रहा था कि वो बाहर किसी को रोक कर आया है कि वक़्त पड़ने पर अंदर बुलाया जा सके। हेलो मैडम हुरैन, ये क्या आप अकेले ही चली आई? मैंने तो सोचा था कि पूरी क्लास लड़कों से भरी हुई होगी और मेरे अंदर आते ही सब के सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। वो तमस्कराना अंदाज में हंसते हुए बोला। मैंने सोचा आखिरी बार आपको समझा दूं कि मुझे परेशान करना बंद कर दें, वरना अच्छा नहीं होता ना कि अभी हमने इस कॉलेज में मज़ीद पढ़ना है और आप वो सारा टाइम शर्मिंदा सी नज़रें चुराते हुए गुजार दें। वो भी इसी के अंदाज में दू बदू बोली तो कासिम के चेहरे पर एकदम सख्ती छा गई। देखो लड़की, बेहतरी इसी में आए कि मेरी बात मान जाओ, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, वरना अगर मैं अपनी करनी पर उतर आया ना तो तुम्हारी सारी उम्र गुजर जानी है। थाने के चहरियों से पीछा छुड़ाते हुए वो ज़हरखंद लहजे में बोला तो हुरैन की फिर से हंसी छूट गई। अब की बार वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर का कहका मार कर हंसी कि कासिम को मिर्चें से लग गईं। वो एकदम मुड़ा और दरवाजे को कुंडी लगाकर वापस आ गया। हंस लो, जितना हंसना है, फिर रोना तुम्हारी किस्मत में है। अभी तुम्हें पता चलेगा कि किसी को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ में रखने का क्या नुकसान होता है। वो दांत चबाते हुए बोला तो हुरैन को हालात की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। शब्बीर को तो पता भी नहीं था इसकी क्लास का, और बिलफर्ज अगर वो आता भी तब तक बहुत देर हो चुकी होनी थी। इसके हकीकत में पसीने छूट गए। देखो कासिम, मेरी बात सुनो, बंदा तरीके से बात करे ना तो बात समझ में भी आती है। तुम जब भी बात करते हो कोर्ट कचहरियों और थाने की तड़ियाँ लगाते हो, ऐसे थोड़ी ना बात की जाती है लड़कियों से। इसकी समझ में कुछ ना आया तो बात बनाते हुए बोली। वो हकीकत में खौफज़दा हो चुकी थी और कासिम से भी इसकी हालत छुपी न रह सकी। वो एक शातिराना मुस्कुराहट सजाते हुए इसे देखने लगा। देखा ना, मैंने बोला था ना कि मुझे इस लेवल पर मत लेकर आओ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े।
अभी भी कह रहा हूँ आराम से मेरी बात मान जाओ, वरना मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसकी पतली हालत देखकर वो मज़ीद शेर हो गया। कासिम प्लीज़ डराओ नहीं मुझे, हम बात करते हैं ना इस पर कल, मुझे कुछ टाइम तो दो। वो बस इस मौके से जान छुड़ाना चाह रही थी इसलिए बोल बैठी, ठीक है तुम्हारे पास कल का टाइम है, लेकिन याद रखना कासिम को इनकार सुनने की आदत नहीं है। कल जो भी फैसला करके आओ लेकिन करना मेरे हक में ही, वरना तुम जानती हो कि मैं खाली धमकियाँ नहीं देता। वो इसे वार्न करते हुए दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल गया और वो वहीं सर पकड़कर बैठ गई। एक ही सोच इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी कि अगर खुदा न खास्ता इसके साथ इस बंद कमरे में कुछ हो जाता तो वो क्या करती थी। तो वो एक लड़की ज़ात थी ना, बाद में जो कासिम के साथ होता वो एक अलहदा मौजूद था, लेकिन वो तो कहीं की न रहती। एक झुरझुरी लेती वो उठी और क्लास से बाहर निकल आई। इसकी चाल में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी और वो बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाती पार्किंग तक पहुंची। जी बच्चे क्या हुआ, सब ठीक है ना? शबीर इसके चेहरे पर कुछ तलाश करते हुए बोला। जी अंकल सब ठीक है, बंदा आज नहीं आया। वो कमाल अदाकारी से बोली तो शबीर जैसा घाघ बंदा भी इसकी बात पर यकीन कर बैठा। चले कल तो आएगा ना, कल देख लेते हैं इस मामले को। शबीर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला तो वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। आज आखिरी दिन था शबीर अंकल, अब 2 महीने बाद ही नई क्लासेस शुरू होनी है। वो एकदम आंखें खोल कर बोली तो शबीर ने बैक व्यू मिरर में इसे देखा। चले 2 महीने गुजरने में कौन सा टाइम लगेगा, 2 महीने बाद ही देख लेंगे। वो भी जमील साहब की तरह दिल में आई बात को टालने का कायल नहीं था और इसके इस जवाब पर हुरैन सर पीट कर रह गई कि इसने शबीर को साथ लाकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। इसने गलत रास्ता छोड़कर सीधा रास्ता अपनाया तो शुरू में ही इसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक रास्ते पर चलने लगा। वो थोड़ा कमा रहा था लेकिन इसे यह इत्मीनान ज़रूर था कि हलाल की कमा रहा है। बड़े बड़े प्लाटों और प्लाजों से जब वो छोटे मकानों और दुकानों पर आया तो इसका वसी हल्का अहबाब सुकड़ कर चंद लोगों तक महदूद रह गया, लेकिन इसने सब्र करना सीख लिया था। पहले हर एक के मसलों में टांग अड़ाने वाला मुनीर नियाजी अब सिर्फ अपने काम से काम रखता था। हुनर की इसके पास कोई कमी नहीं थी। अब जो इसने सीधे कामों में अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए तो इसे समझ आ गया कि हर काम का एक तरीका होता है। उन्हीं तरीकों पर चलते हुए वो हालात का मुकाबला कर रहा था। इसे आजकल किसी पार्टनर की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन इन हालात में इसके बहुत अच्छे जानने वाले भी पीछे हट गए थे, क्योंकि ज़्यादातर काम 2 नंबरियों पर चलता है। वो अपने ऑफिस में बैठा इन्हीं सोचों में गुम था कि इसकी दुकान के बाहर सामने से शाजिया अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर गुजरी। वो एकदम से उठकर बाहर निकल आया। शाम का वक्त था और शायद कहीं से वापस आ रहे थे। शाजिया पूरी तरह तैयार थी और बहुत प्यारी लग रही थी। एक अरसे बाद इसने अपनी जाने हयात को देखा था, जो इसके लिए शजरे ममनुआ हो चुकी थी, लेकिन वो दिल का क्या करता जो इसकी एक झलक देखने के लिए सरशारी किसी कैफियत में मुब्तला हो चला था। थोड़ी देर वो वहीं खड़ा रहा। शाजिया कब की नज़रों से उजल हो चुकी थी, लेकिन वो इसी उम्मीद पर खड़ा रहा कि शायद वो मुड़कर वापस आ जाए, लेकिन इंतज़ार बेसूद था। इसलिए वो एक सर्द आब भरता हुआ वापस अंदर चला गया। अचानक ही दिल भर आया और वह वहीं टेबल पर सर गिरा कर इस आखिरी मुलाकात को सोचने लगा जब शाजिया ने अपनी इसे मोहब्बत का वास्ता दिया था। इसे पता भी न चला कि कब इसकी आंखों के आंसू निकलने लगे और एहसास इसे तब हुआ जब मगरिब की अजान की आवाज़ इसके कान में पड़ी। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ, जैसे इसके वजूद को किसी ने झंझोड़ कर रख दिया हो। थोड़ी देर वो बेख्याली में वहीं खड़ा रहा और फिर एकदम से बाहर निकल आया। दुकान का शटर नीचे किया और मस्जिद की राह ली। इसे इस वक्त अगर कहीं सुकून मिल सकता था तो वो मस्जिद ही थी, जिसने ज़िंदगी भर कभी ईद की नमाज भी न पढ़ी हो और जो पूरे मोहल्ले में बदनाम हो। इसका मस्जिद जाना एक अनहोनी ही तो था, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। बेशक अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता हिदायत देता। जमात शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मस्जिद में आकर इसने पूरे एहतमाम से वज़ू किया और जमात के साथ खड़ा हो गया। इसका पूरा वजूद आंधियों की लपेट में था, जिसे धीरे धीरे करार आना शुरू हो गया था। जब नमाज ख़त्म हुई और सलाम फेरा गया, तब तक इसकी हालत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। फिर बाकी की नमाज पढ़कर और दुआ मांगकर जब वो बाहर निकला तो बिल्कुल हल्का फुल्का हो चला था। अब इसे समझ आ रही थी कि जिन बीमारियों का इलाज हकीमों और डॉक्टरों के पास नहीं होता, इनकी दवा अल्लाह के सामने माथा टेकने से मिलती है। और वो तो था दिल का मरीज़, जिस पर इश्क का बार बहुत शिद्दत से वारिद हुआ था। अपनी दुकान में वापस आकर वो कुर्सी पर बैठा और अपने माजी के बारे में सोचने लगा। शाजिया को सही सलामत छोड़ने के अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त नहीं आया था जब इसने किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाया हो। वो पशेमानी में डूब गया और इसे पछतावों ने आ घेरा। अपने को शाजिया तभी न मिल सकी क्योंकि मैंने किसी को हाथ से जाने नहीं दिया। अगर मैं इस वक्त इन लोगों पर तरस खा लेता तो अल्लाह भी अपने पर तरस खाकर शाजिया दे देता। इसने खुद को मलामत किया और दिल में तहैया किया कि आइंदा कुछ भी हो जाए वो नमाज नहीं छोड़ेगा। काफ़ी हद तक तो इसने खुद को बदल दिया था,
जो बाकी रह गया वो किस्मत ने इसे देना था। ज़िंदगी एकदम मसरूफ़ियत की नज़र हो चली थी। सुबह की निकली वो शाम को घर लौटती तो थकन से बुरा हाल होता, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी तो इसे ही देखनी थी। रुखसाना बेगम तो इसे घर लाकर सारे कामों से सबक अंदोश हो चुकी थी। हाँ, इतना ज़रूर कर देती कि इसकी गैर मौजूदगी में कभी कभी हांडी बना देती और वो दिन इसके लिए ईद का दिन होता। आज भी वो थकी हारी आई तो घर में हांडी बनी हुई थी। वो एकदम से वॉशरूम में घुस गई और नहा धोकर बाहर निकली तो रुखसाना बेगम ने इसे खाना लगाने का बोला। खाने से फारिग होकर और बर्तन धोकर जब वो कमरे में आई तो नासिर बेड से टेक लगाए गहरी सोच में गुम नजर आ रहा था। क्या हुआ नासिर, किन सोचों में डूबे हुए हैं आप? वो इसके सिराने बैठते हुए बोली तो नासिर एक ठंडी सांस भर कर रह गया। बस यार क्या बताऊँ, एक मुश्किल से जान छूटती है तो दूसरी पकड़ लेती है। वो काफ़ी अफसोस मलता हुआ बोला, क्या हुआ मुझे भी तो बताए ना। देखिए, मैं अब आपका बाजू हूँ, आपके साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली तो वो इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। सोचता हूँ पता नहीं तुम मेरी बात का क्या मतलब लोगी, लेकिन मैं वाकई परेशान हो गया हूँ। नासिर गमगीन शक्ल बनाते हुए बोला तो एकदम सीधी होकर बैठ गई। मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, चले शुरू हो जाए, मैं सुन रही हूँ। वो लाड भरे अंदाज में बोली तो नासिर भी सीधा होकर बैठ गया। देखो शाजिया, ऑफिस में प्रमोशन के चर्चे हो रहे हैं आजकल। अगर मेरी भी प्रमोशन हो जाती है तो मैं हेड क्लर्क से सीधा सेक्शन इंचार्ज बन जाऊंगा। नासिर ने रुक कर इसके तासरात जाने, लेकिन वो खामोश रही। कोई मसला नहीं मेरी राह में सिवाय एक के, और इस मसले का नाम जमशेद है। और फिर थोड़ी देर के लिए रुक कर इसके तासरात भांपने लगा। सर जमशेद मेरे बॉस? इसने तस्दीक चाहिए। हाँ जी, तुम्हारे बॉस जमशेद, जो कि मेरा भी बॉस है। वो किसी और को आगे लाना चाहता है। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो प्लीज़ कर दो यार। एक बार ये प्रमोशन मिल गई तो फिर तुम्हें भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनख्वाह भी डबल हो जाएगी और दूसरे अलाउंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे जो अभी नहीं मिलते। नासिर ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए पुरुमीद नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं कैसे नासिर, मैं क्या कर सकती हूँ? वो नासमझी से बोली तो नासिर सर पकड़ कर रह गया। इससे ज़्यादा खुलकर वो इसे समझ नहीं सकता था। यार मैं चाहता हूँ कि तुम इससे मेरे लिए बात करो, जो वो कहे फिर तुम इसको डील कर लेना, लेकिन तुमने इससे हर हाल में मेरे हक में फ़ैसला करवाना है। नासिर थोड़ा और खुलकर बोला, लेकिन वो फिर भी ना समझ सकी। मैं बात करके देख लूँगी, अगर वो माने तो ठीक है, वरना फिर मैं क्या कर सकती हूँ? वो सादगी से बोली तो नासिर ने बाकी मामलात आइंदा पर उठा रखने का फ़ैसला करते हुए इसे लाइट बुझाकर लेट जाने का मशवरा दिया। वो नहीं जानती थी कि वो इसे किस दलदल में धकेलना चाह रहा है। अगर इसे पता चल जाता तो शायद वो सदमे के मारे फौत हो जाती। इसकी सारी बात सुनकर जन्नत बीबी ने बेयकीनी से इसको देखा। इनकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ये क्या कह रहे हो तुम हातिम? तुमने अच्छी तरह से देख लिया ना कि नंबर वही है जो यहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने एक बार फिर इससे तस्दीक चाहिए। ओ अम्मा ये देखो। इसने लिस्ट उठाई और दूसरे हाथ में बॉन्ड पकड़कर इसके नंबर मिलाते हुए बोला। जन्नत बीबी का ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया। पानी, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ हातिम। वो बमुश्किल बोल पाई तो वो फ़ौरन से उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर में पानी का गिलास लेकर अंदर आया तो जन्नत बीबी ने इसके हाथ से गिलास थाम कर एक ही घूंट में खाली कर दिया। थोड़ी देर में जब इनके ओसान थोड़े बहाल हुए तो उन्होंने हातिम की तरफ देखा। मैं कल तेरे चचा इदरीस को बुलाऊंगी, इनके सामने सारा मामला रखेंगे, फिर देखते हैं कि वो क्या मशवरा देते हैं। जन्नत बीबी अपनी तरफ से समझदारी का सबूत देते हुए बोली तो हातिम ने इन्हें मना कर दिया। नहीं अम्मा, इनको क्या, किसी को भी भनक न पड़े कि हमारा बॉन्ड निकला है। मैंने जबरान की आंखों में हसद देखा है। वो जब भी मुझे देखता है एक तमस्कराना हंसी इसके चेहरे पर छा जाती है। इससे हमारे अच्छे हालात कभी हजम नहीं होंगे। तुम अपने बेटे पर भरोसा रखो। मैं इतनी तो समझ रखता हूँ कि इन पैसों से क्या करना है। जिस उम्र में लड़के घूम फिर रहे होते हैं, इस उम्र में मैंने दर दर की खाक छानी है। वह हकीकत आश्कार करते हुए बोला तो जन्नत बीबी इसको देखेगी। वो वाकई सही कह रहा था। बहुत छोटी उम्र में इसने सारे घर का निज़ाम संभाल लिया था। जैसा तुम मुनासिब समझो करो, लेकिन याद रखना कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मौका है, इसलिए जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। उन्होंने इसे तंबीह की तो वो सर हिला कर रह गया। फिर वो धीरे से उठकर बाहर निकल गई, क्योंकि अभी ढेर कपड़ों का था जो उन्होंने धोना था। हाँ, एक बात थी कि इनकी चाल से थकावट और बेजारी रफू चक्कर हो चुकी थी और वो चेहरे पर खुशी सजाए काम में जुट गईं। हातिम सोचता रहा कि आगे इसे क्या करना है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो इंसान बड़े बड़े मंसूबे बनाता है, और जब पैसा आ जाए तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से इस पैसे को खर्च करे। खैर, अभी इन सब बातों में वक्त था। अभी तो उसको बॉन्ड कैश करवाना था और फिर देखना था कि आगे क्या करना है। इसने फिर से बॉन्ड उठाया और एक बार फिर इसका नंबर चेक किया, लेकिन हिंसों ने अब की बार भी मिल जाने की तस्दीक की। बाहर इशा की अजान शुरू हो चुकी थी और वो ये नमाज छोड़ना नहीं चाहता था।
इसलिए फ़ौरन से उठा और वज़ू करके मस्जिद के रास्ते पर हो लिया।